जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कॉर्नवालिस के बारे में बात करने हैं। नाम तो सुने होंगे कॉर्नवालिस कोड के बारे में भी नाम सुना होगा ना, आप सभी विद्यार्थी हैं तो। कॉर्नवालिस कोड का संबंध किससे है? कॉर्नवालिस कौन था? कॉर्नवालिस का हमारे इतिहास में क्या महत्व है? हमें क्यों जानना चाहिए? क्या वर्तमान का जो शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ, वर्तमान की जो पुलिस व्यवस्था है, वर्तमान की न्याय व्यवस्था है, इसका कोई संबंध क्या कॉर्नवालिस से है? तो बिल्कुल है, सीधा सीधा संबंध है। तो आज हम इसी बात को जानने वाले हैं। जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी, अंग्रेज जब हम पर शासन कर रहे थे, जब भारत अंग्रेजी उपनिवेश था, तो किस तरह से क्रमवार तरीके से अंग्रेजी हुकूमत की ग्राफ ऊपर की ओर जाती है, मतलब वो शिकंजा कसता हुआ जाता है। और फिर एक समय के बाद देखेंगे हम सब कि उसकी शिकंजा ढीला पड़ता जाता है और अंततः 1947 में हमें आजादी मिलती है। लेकिन ये 150 से 200 साल के बीच, इस दरम्यान जो शोषण हुआ है हमारा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक, हर तरह का शोषण हुआ है अंग्रेजों के द्वारा। धार्मिक शोषण भी हुआ है, आध्यात्मिक शोषण भी हुआ है, वो सभी को हम लोग जानेंगे। लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं कॉर्नवालिस पे कि इसका क्या योगदान रहा है ब्रिटिश एम्पायर में भारतीयों को शोषण करने में या भारत के लिए नियम कानून बनाने में। हालांकि इन्होंने बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए जो ब्रिटिश के हित में था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट होने के नाते भारत पे रूल करना था और भारत पे रूल करने के लिए सारा सिस्टम बनाया गया। और जो सिस्टम उनके द्वारा बनाया गया जुडिशियरी के लिए, खासकर पुलिस प्रशासन के लिए, वो सब कॉर्नवालिस कोड के तहत हम लोग जानते हैं। स्वागत है सभी लोगों का। चलिए जानते हैं ये हमारा कॉर्नवालिस। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में ये कब आया? जब भारत पे शिकंजा कस लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। और ये शिकंजा कसने का जो प्रयास शुरू हुआ था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। जब बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव ने, यह बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था भारत की भूमि पे अंग्रेजों को पैर जमाने के लिए। और लगे कुछ साल बाद 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो इस समय जो है बैटल ऑफ बक्सर एक तरह का समझिए प्रमाण पत्र मिल गया किन्हें? तो ब्रिटिशों को कि भाई अब तुम हुकूमत कर सकते हो। क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में तो एक क्षेत्र या बंगाल पे कब्जा किया गया था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल, अवध और मुगल नवाब, ये तीनों की सम्मिलित सेना को हराया गया था ब्रिटिश सेना के द्वारा। और दूसरी बात यह भी है, प्लासी की लड़ाई के साथ इतिहासकार ये बताते हैं और कई लोग जो ब्रिटिश के कैपेबिलिटी पे थोड़े बहुत शक भी करते हैं, क्योंकि वो धोखेबाजी से वो युद्ध जीता था, मीर जाफर को अपनी ओर मिला के जीता था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में फिर आ जाते हैं कि भाई आमने सामने की लड़ाई जीत लिया, यानी कि वो अब धोखेबाजी की जरूरत नहीं थी, उतनी ताकत अर्जित कर लिया था, उतना पकड़ बना लिया था कि सीधे मुगल सल्तनत को भी वो परास्त कर चुका था। तो अब यहां से आगे बढ़ते हुए जब हमारा भारत की धरती पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तब रेगुलेटिंग एक्ट आता है। एक आता है रेगुलेटिंग एक्ट, पढ़े होंगे आप, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और यहां से भारत पे कैसे लगान वसूलना है, कैसे रूल करना है, कैसे कमांड करना है, वो सारे चीज के लिए रूल रेगुलेशन बनाना शुरू कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स आया, उसके बाद भी बहुत सारे गवर्नर्स आए, लेकिन कोई सिस्टमेटिक प्लान उस तरह का नहीं बना पाया कि हाँ ये परमानेंट हो गया, अब इस रूल से, इस तरह से हम पूरे भारत को कवर करेंगे, वहां पे शासन चलाएंगे, वहां से टैक्स वसूलेंगे, रिवेन्यू अर्जित करेंगे, जस्टिस सिस्टम चलाएंगे। ऐसा कुछ अभी नहीं आया था। और ये आया किसके काल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। तो आज हमें इसके बारे में ही जानना है। तो क्या क्या आज हम जानने वाले हैं? पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि इंट्रोडक्शन में अभी हम लोगों ने जो बात किया, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात किया कि कॉर्नवालिस कोड के बारे में और कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग जानने वाले। दूसरी बात, हमारा प्राइमरी गोल्स क्या है भैया? इस कॉर्नवालिस को क्यों जानना चाहते हैं, या कॉर्नवालिस कोड को हम क्यों जानना चाहते हैं?
सबसे पहली बात तो यह हिस्ट्री है। हिस्ट्री हर एक नागरिक को जानना चाहिए। इतिहास हमारा भारत का इतिहास है, तो हमें जानना चाहिए। दूसरा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम देते हैं, हम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का हो या बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार बीपीएससी का हो, तो सभी में क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो ये हमारे लिए दोनों तरफ से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सचेत नागरिक और एक अध्ययनशील विद्यार्थी, दोनों के लिए हमारा क्या हो जाता है, जरूरत हो जाता है। तीसरी बात करते हैं एरिया ऑफ ग्रोथ, यानी कि इसका लाभ क्या हमें या ब्रिटिश एम्पायर को क्या लाभ मिला, भारतीय प्रशासन व्यवस्था को क्या लाभ मिला, और उसका अभी तक कुछ फल है ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्या हमारे ऊपर हावी है क्या, इस पे भी बात करने वाले हैं। टाइमलाइन की बात कब से कब तक चला था ये तो बात करेंगे। अब लास्ट में हम समरी पे एक तरह से समराइज करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं भैया, सबसे पहले भैया क्या है कॉर्नवालिस कोड। कोड का मतलब क्या होता है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, काम करने का, व्यवहार करने का जो है तरीका, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड का मतलब एक तरह से समझिए वैसे लिपि, उस एक तरह से मतलब उस सिस्टम जिसके तहत काम किया जाए। तो कॉर्नवालिस का कोड जो सिस्टमेटिक बनाने के लिए जुडिशरी सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, सैनिक सिस्टम, पुलिस सिस्टम, इसको बनाने के लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज है ये कोड, कॉर्नवालिस कोड, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लागू किया था। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे अगर आप परीक्षार्थी हैं तो, कि कॉर्नवालिस कोड कब लाया गया था, तो 1793 में लाया गया था। और भारतीय प्रशासन में सुधारों के रूप में इसे देखा जाता है, और कॉर्नवालिस का प्रशासनिक सुधार भी कहा जाता है। और आज की जो पुलिस व्यवस्था है ना, आप जो देख रहे हैं ना, दरोगा का पद होता है, पुलिस कांस्टेबल का पद होता है, थाना का सिस्टम है, डिप्टी एसपी, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सारी व्यवस्था कॉर्नवालिस की देन है, एक तरह से समझ लीजिए, है ना। कॉर्नवालिस की देन है। सिविल सर्वेंट का फादर भी बोला जाता है इसको, व्यवस्था पुलिस प्रशासन का जनक भी बोला जाता है इसे भारत में। तो ये रहा है इसका कॉर्नवालिस कोड का जो है इंट्रोडक्शन। इसका प्राइमरी गोल क्या था आखिर, ये ऐसा क्यों किया, उसको क्या पड़ी थी। एक बात और समझ लीजिएगा, कॉर्नवालिस का जीवन का सफर इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था। इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा अमेरिका भेजा गया था। अमेरिका में यह बुरी तरह से परास्त होता है, वहां कंट्रोल नहीं करता, वहां प्रशासन भी नहीं कंट्रोल कर पाता है। तो वो बहुत ही एक तरह से डाउन हो गया था, सोचा कि अब एज ए सिविल सर्वेंट उससे कुछ काम हो पाएगा कि नहीं। फिर उसको भारत भेजा गया, और भारत में जो काम किया उन्होंने, तो आज हम पढ़ भी रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत के लिए भी अच्छा किया, और इसके कुछ किए हुए सुधार जो है हमारे काम आज तक आता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन लाना था। सबसे पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, वहां पे पहले ब्रिटिश एम्पायर का शासन भारत में तो चल नहीं रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य का नहीं चल रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, और कंपनी अपने अधिकारियों को नियुक्त करता था यहाँ पे व्यापार करने के लिए, यहाँ से रेवेन्यू करने के लिए, और ज्यादा रेवेन्यू करने के लिए फिर किया क्या गया, वो यहाँ पे कब्जा किया, और यहाँ से लगान भी वसूलने लग गया, यहाँ से रॉ मटेरियल भी लेके जाने लग गया, और यहाँ एक मार्केट के रूप में डेवलप करने लग गया। तो कुछ अधिकारी जो ऐसे आ गए हैं, जो करप्शन तो हर जगह होता है समझिए, तो करप्ट होने लग गए। वही अधिकारी जब कंपनी के लिए व्यापार करते थे, चाहे सामान बेचते थे, भेजते थे, तो उसे घाटा होता था, लेकिन वहीं से वो पर्सनल व्यापार करने जाते थे तो वो काफी प्रॉफिट में रहते थे। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का मामला जो है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लूप हो रहा था, ट्रांसपेरेंसी को हाइड किया जा रहा था, पारदर्शिता को छिपाया जा रहा था, और अनुशासनहीनता भी बढ़ रही थी, जिससे कंपनी को भी घाटा हो रही थी। साथ ही साथ यह भारतीय समाज के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया यह पहला महत्वपूर्ण कानूनी सुधार था। और दो प्रमुख हिस्सों में इसको हम लोग बांट के देख सकते हैं, दो आधार पर हम इसको बांटकर देख सकते हैं कि क्या क्या यहां पर कर सकते हैं। पहला तो है राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म। देखिए, ब्रिटिश हमारे यहां आए थे व्यापार करने के लिए पहले, और जब व्यापार करने के लिए आए थे तो पहले वो व्यापार का आधार, व्यापार क्यों कर रहे थे, पैसे कमाने के लिए, रेवेन्यू के लिए ही कर रहे थे। लेकिन जैसे यहां पे कमांड हो गया, तो अब केवल व्यापार से ही नहीं कमाना है, यहां के व्यापारियों से भी कमाना है, यहां के किसानों से भी कमाना है, यहां की जनता से भी कमाना है, यहां के सारे अर्थव्यवस्था से पैसे कमाने हैं, क्योंकि सारा उसके कमांड में था। तो ये रेवेन्यू सिस्टम में सुधार करने के लिए, राजस्व सुधार के लिए भारतीय किसानों पर कर अत्यधिक भार को कम करने की कोशिश किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकारी नियुक्त करते थे,
जमींदारी प्रथा तो इनके ही देन है ना, एक तरह से समझ लीजिए। तो मनमाना तरीके से होता, कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई ज्यादा ले रहा, कोई कम ले रहा, कभी मतलब कि फसल बर्बाद हो रहा है तो भी ले रहा, तो बहुत सारी समस्या थी। तो इन ये बोले कि हम अब जो है ऐसा व्यवस्था लाएंगे, ऐसा सिस्टम लाएंगे जिससे सारे के सारे किसानों को सहूलियत प्रदान होगी। हालांकि इसका परिणाम बहुत गलत भी दिखा, बाद में बहुत समस्या भी हुई, उस पर भी बात करेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त किया कि एक बार हम फिक्स कर देते हैं कि आपको किसानों को इतना लगान देना है पूरे साल भर में, और उसके बाद जितना ज्यादा आपको उत्पादन करना है अपने लिए रखिए। तो प्रोपोर्शन फिक्स किया गया था। जमींदारी व्यवस्था जो लागू किया उसमें 1/11 जमींदार को दिया गया, और 10/11 जो है ना बोला गया कि हमें सरकारी खजाने में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में आपको लाकर देना है। यह बारी बात की गई। दूसरा किया गया कि जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। यही अस्थायी व्यवस्था है ना, परमानेंट सेटलमेंट। जमींदारी व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, इसी का अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे, एक तरह से समझिए। तो जमींदारों से राजस्व निश्चित कर दिया गया जिससे किसानों पर कर का बोझ कम किया जाए। जमींदारों से बोला गया कि जितना कलेक्शन करोगे भैया उसका 1/11 तुम रख लेना, बाकी 10/11 हमें दे देना है, लगभग। तब किसानों को एक आश्वस्त हो गए किसान कि हमें जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका हमें इतना ही हिस्सा कर के रूप में देना है, तो अब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अब किसान अगर ये आश्वस्त नहीं रहेंगे कि पता नहीं कितना प्रोडक्शन होगा और कितना ले लेगा, तब तो अनसर्टनिटी बनी रहेगी, तो उनका भी इच्छा नहीं करेगा कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करें या मेहनत ज्यादा करें। तो एक बात ये थी, इस प्रणाली जो है ना, शुरुआत में प्रणाली बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सारे क्षेत्र में लागू किया गया, जिसको परमानेंट सेटलमेंट की बात की गई। फिर आ जाता न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में। पहले हम थोड़े पढ़ लेते हैं, फिर बातें भी कर लेंगे आप लोगों से। न्यायिक सुधार यानी कि जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में क्या बात किया गया है कि देखा यहां पर पारदर्शिता का कमी है, कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस व्यवस्था ढंग से नहीं चल रही है, न्यायपालिका मतलब किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे किसी का शोषण हो रहा है रेवेन्यू के मामले में या किसी भी तरह से, तो उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, न्याय नीचे तबके के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इसमें भी रिफॉर्म किया। कॉर्नवालिस क्या किया, न्यायपालिका क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किया। एक सुधार कि पारदर्शिता बढ़ाया जाए, न्याय प्रणाली को सुनिश्चित किया जाए। अच्छा, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कॉर्नवालिस से पहले जो है कलेक्टर थे, कलेक्टर जो हुआ करता था ना कलेक्टर, तो उसी को अधिकार दिया गया था। फिर बाद में वारेन हेस्टिंग हटा दिया था कि नहीं भैया बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कॉर्नवालिस आता है तो फिर कलेक्टर को वो अधिकार दे देता है, लेकिन बाद में फिर इसे हटाकर एक नया सिस्टम चालू किया गया। तो उन्होंने भारतीय न्यायपालिका में ब्रिटिश कानूनी ढांचे की नींव रखी। जो ब्रिटिश में जो व्यवस्था चल रही थी ऑलरेडी, वहां पे तो सफलतम रूप से चल रही थी व्यवस्था, तो उस ढांचे का उपयोग यहां पे किया। और आज भी आप देखिएगा बहुत सारी चीज ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का हमारे प्रशासनिक व्यवस्था का मिलता है। इसका कारण यही है। इसके तहत क्या किया गया, कोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया जिसमें अलग अलग स्तर पे अदालत की व्यवस्था किया गया। जैसे कि आज भी है ना, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे भी कोर्ट है, दीवानी अदालत है, फौजदारी अदालत है। तो यह व्यवस्था लाने का काम कॉर्नवालिस किया था। किसने किया था, यह सिस्टम लाने का काम कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सैन्य और प्रशासन में भी सुधार किया गया, पुलिस प्रशासन में भी सुधार किया गया यहां पर, जिसमें क्या किया गया कि सैन्य सुधार और प्रशासनिक सुधार किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना। जैसा जो समस्या प्लासी की लड़ाई और उससे पहले की लड़ाई में झेलनी पड़ी ब्रिटिश हुकूमत को, बक्सर में भी झेलनी पड़ी, हालांकि जीत गया दोनों जगह, लेकिन वो चाह रहा कि हमारा स्थिति मजबूत हो, ऐसा डिसिप्लिन हो कि सैनिक विद्रोह ना करे आगे, समझ रहे हैं, सैनिक हमारे कब्जे में रहे, कंट्रोल में रहे। हालांकि 1857 में आते आते सब रफू चक्कर हो गया था, लेकिन यह व्यवस्था उसी समय से करना चालू कर दिया था कॉर्नवालिस ने। तो सैन्य पुनर्गठन, कॉर्नवालिस ने भारतीय सेना का पुनर्गठन किया। इसमें भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया। भारतीय सेना की संख्या को देखिए, जो पील आयोग 1857 के बाद किया, वो दिमाग में कॉर्नवालिस को समझिए कितने साल पहले चल रहा था कि ऐसा करेंगे भाई, क्या करना है, भारतीय सैनिक को कम रखना, यूरोपियन को ज्यादा रखना, क्योंकि भारतीय तो भारतीय होंगे, कभी भी देशभक्ति जग सकती है, उमाड़ ले सकती है और हमें दिक्कत कर सकती है। तो इसलिए वो क्या किए, कम किए। ब्रिटिश अधिकारियों का दबदबा बने रहे, इसलिए ऊपर वाले जितने पद होते थे वो ब्रिटिशों को दिया करते थे, भारतीयों को ऊपर वाला पद नहीं दिया था। क्लर्क, प्यून है ना, सिपाही, कांस्टेबल, यहीं तक, दरोगा तक मैक्सिमम गया है, समझ रहे ना, कलेक्टर वगैरह हो गया, सुपरिटेंडेंट वगैरह हो गया, सब ब्रिटिश को दिया जाता था ताकि ब्रिटिश दबदबा बना रहे।
साथ में क्या बोला गया, प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे, अधिकारियों को कामकाजी शैलियों में नियंत्रित करने के लिए क्या किया, बहुत सारा नियम लाया, भ्रष्टाचार और मनमानी रोकने के लिए न्यायालय जुडिशियरी का व्यवस्था किया जाता है। और मूल रूप से फिर किया क्या गया है कॉर्नवालिस के द्वारा, समाज और शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ा, समाज और शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, जब आपका न्याय तंत्र आपके साथ रहेगा, रिवेन्यू सिस्टम फिक्स कर दिया जाएगा, तो लोगों के पास कुछ बचत होगी, तो वैसे में क्या होगा, वो अपना भी विकास करेगा, अपना भी विकास करेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, और समाज का भी विकास होगा। तो कॉर्नवालिस का समाज और शिक्षा पर प्रभाव, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, भारतीय समाज में शिक्षा स्तर को भी बढ़ाने के लिए कोशिश किया, हालांकि बहुत ज्यादा फायदा दिखा नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन शिक्षित करने के पीछे उनका उद्देश्य था कि कुछ शिक्षित कर लेंगे तो हम अपने प्रशासनिक तंत्र में उसको शामिल कर लेंगे। इसी वजह से कॉर्नवालिस का विचार था कि भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत किया जाए और भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली के तहत लाया जाए, शिक्षित किया जाए, और उसका मशीनरी के रूप में हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। ये गोल था कॉर्नवालिस का, इसके तहत भी लाया गया है कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, और ये दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, अभी तक जो व्यवस्था है कॉर्नवालिस कोड का, कि सुधारों का भारतीय समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ा। जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई व्यवस्था, बाद में देखिएगा रैयत वाली महल वाली बाद में आता है, शुरुआत यहीं से किया गया था। प्रशासनिक पकड़ मजबूत हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका मजबूत हुआ, है ना, पुलिस बल, थाना, जगह जगह थाना स्टैब्लिश किया गया, थाना में दरोगा को पोस्टेड किया गया, उसके अंदर कई सिपाही रखे गए, कांस्टेबल रखे गए, ये सब व्यवस्था इसी के तहत, जो व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ चल रही है, ये हमारे कॉर्नवालिस कोड का ही नतीजा है। तो ये कोड का क्या बात किया गया, कॉर्नवालिस कोड विशेष रूप से अस्थायी बंदोबस्त और न्यायिक सुधार के संदर्भ में क्या किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। समझ रहे हैं? तो यही बात है। लेकिन एक बात और समझिएगा, ब्रिटिश प्रशासन को सुदृढ़ किया, लेकिन भारतीय जनता के लिए इसका परिणाम नकारात्मक रहा। क्यों नकारात्मक रहा? ऊपर के टॉप लेवल पे तो सारे ब्रिटिश को रखे हुए थे, रेवेन्यू सिस्टम अपने हिसाब से चला रहे थे, अपने अंडर क्या किए, जमींदार रख लिए। अब भारतीय जमींदार रख लिया और यही भारतीय जमींदार के द्वारा ही शोषण हो रहा था। वो क्या शोषण करेंगे, वो अपने लोग, हमारे लोगों से ही हमारा शोषण करवा रहा था। हम जैसे जमींदार, मान लीजिए कि मैं ब्रिटिश हूं, आपको जमींदार बना दिया आपके गांव का, आप जमींदारी करने लग गए, टैक्स वसूलने लग गए और आपको भी कमीशन मिलने लग गया। धीरे धीरे कुछ दिनों में आप बहुत अमीर हो गए, आप शहर में शिफ्ट हो गए, आप अपने अंडर में एक जमींदार रख दिए, भैया ला के देना, फिर मैं ब्रिटिश को दूंगा, तो उसको अप्रत्यक्ष जमींदारी बोला गया। तो समझ लीजिए कितना सारा दोहन किसका हो रहा था, किसानों का। तो इस तरह से नकारात्मक प्रभाव भी इसका देखने को मिला और शोषण भी बढ़ाया गया। समझ रहे हैं? तो यह व्यवस्था थी कॉर्नवालिस कोड का, यह असर पड़ा। लेकिन आज का भी जो पुलिस सिस्टम है ना, इसी आधार पर है। तो बताइए कैसा लगा आपको कॉर्नवालिस कोड के बारे में जानकारी, और इससे जुड़े प्रश्नों को भी करना है, इतना ही नहीं करना है। चलिए, तो ये है हमारा कॉर्नवालिस कोड। एक शॉर्ट सेशन के बारे से मैं बताया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक पूरी क्लास लगेगी, तब हम लोग इसको ज्यादा जान पाएंगे।